नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे बेहद खास शो जिसका नाम है चुनावी खबरों का पंचनामा, जहां हम विश्लेषण करेंगे बड़ी चुनावी खबरों का और जानेंगे सियासत के खेल की सारी कहानी, जिसमें सबसे पहले है कि क्या मायने हैं गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे के और आखिरकार क्यों बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनावी दलों की सक्रियता। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विनाश। तो विनाश, हमें बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे के क्या खास मायने हैं। देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है यूपी का, वो 24 तारीख से जो है चुनावी मैदान में कूदने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजहों से उनका 24 तारीख का प्रयागराज का दौरा रद्द हो गया है। अब वो कल से जो है पूरे यूपी को मथने के लिए निकलेंगे और जो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकल रही है, तो अमित शाह अलग अलग क्षेत्रों में जाके जनसभा, रोड शो और रैली को संबोधित करेंगे। और जो बीजेपी ने इस बार प्लानिंग बनाई है, जो बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा निकाल रही है और आपने देखा कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है और बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, चाहे भारत सरकार के मंत्री हों चाहे योगी सरकार के मंत्री हों, अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो है जन विश्वास यात्रा रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। उसी क्रम में अमित शाह का ये दौरा रहने वाला है और अमित शाह जो है लगातार 4 जनवरी तक जो है यूपी के दौरे पे रहने वाले हैं। तो अविनाश, इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या कितना जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का आना और इस तरह से एक के बाद एक रैलियां करना? देखिए, अमित शाह जो है यूपी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2014 में जो है यूपी के वो प्रभारी थे, जिस समय बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सरकार बनाई थी मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में। तो अमित शाह उस समय 73 सीटों पे जो है यूपी बीजेपी को उन्होंने जीत दिलाई थी, उनके 73 सांसद चुनकर आए थे। तो अमित शाह एक चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उसके बाद 2014 के बाद आप अगर 2017 में आएंगे तो 2017 में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा यूपी के चुनाव का प्रबंधन उनके हाथों में था और जिस तरीके से यूपी में 325 सीटें जीतकर और एक लंबे राजनीतिक वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की, तो कहीं ना कहीं अमित शाह की वो रणनीति का हिस्सा था। तो अमित शाह पूरे अच्छे तरीके से यूपी को जानते हैं। यूपी को जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे और बूथ लेवल में बात करूं, बूथ लेवल पे अगर मैं बात करूं तो उनका हर एक जिले में जो है संगठन पे अच्छी पकड़ है और संगठन के लोगों को वो जानते हैं और एक तरीके से यूपी के हर राजनीतिक नब्ज से वो परिचित हैं। तो विनाश, मेरा एक सवाल है कि इस बार जैसे पिछली बार बंगाल के चुनाव में हमने देखा था बूथ लेवल पर जाकर लोगों को जोड़ा गया था, तो क्या इस बार भी अमित शाह ऐसे ही कोई रणनीति तैयार करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव को जीतने के लिए कि बूथ लेवल पर जाकर लोगों को जोड़ा जाए? देखिए मृत्युंजय, जहाँ तक बूथ लेवल की आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ये सब तैयारियां पुख्ता तौर पे कर चुकी हैं। चाहे बूथ लेवल की बात हो, चाहे मंडल स्तर की बात हो, चाहे पन्ना प्रमुख की बात हो, चाहे संगठनात्मक गतिविधियां में जो भी एक तरीके से प्रकल्प होते हैं, उनके जो भी काम करने का तौर तरीका होता है, कार्य पद्धति होती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो समय के पहले जो है संगठन को जो है धार दे देती है और संगठन के स्तर पे जो भी कील काटे हैं उसको समय रहते दुरुस्त कर लेती है। तो अमित शाह का ये जो दौरा रहने वाला है, अमित शाह रात्रि प्रवास करेंगे, जिलेवार प्रवास करेंगे। कल वो जालौन में रहने वाले हैं और उनका जो है एक तरीके से 21 जनसभा होना है और 3 रोड शो होना है और साथ साथ जो अमित शाह की रैली में जो है एक तरीके से जो बड़ी बातें रहने वाली हैं कि फिर एक बार हिंदुत्व का मुद्दा गरमाएगा, क्योंकि वो रामलला के दर्शन करने वाले हैं और जिस तरीके से काशी कॉरिडोर और जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो धार्मिक नगरी के तौर पे अयोध्या, काशी और तमाम जो धार्मिक नगर है उनको विकसित करने की एक प्लानिंग है भारत सरकार और योगी सरकार की। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्रवाद का भी उनके दौरे में राष्ट्रवाद का भी एक मुद्दा रहने वाला है और हिंदुत्व का मुद्दा रहने वाला है, जिसको लेके बीजेपी जो है एक तरीके से चुनावी मैदान फतह करने की बात कर रही है और राष्ट्रवाद का रंग हर भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर चढ़ चुका है। तो राष्ट्रवाद का रंग हर भारतीय कार्यकर्ता के ऊपर चढ़ चुका है विनाश। और चुनाव की बात है तो हम अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे कि चुनाव आयोग भी यूपी दौरे पर है जी। उनका भी 2 दिनों का यूपी दौरा है विनाश, तो उसके बारे में बताइए कि ये क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए? देखिए, चुनाव आयोग की पूरी टीम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव आयोग की पूरी टीम जो है 5 चुनावी राज्यों का दौरा कर रही है, जिसमें गोवा और पंजाब का जो है दौरा कर चुकी है और उत्तराखंड का भी दौरा कर चुकी है। अब अगला पड़ाव जो है उनका यूपी का रहने वाला है। तो 28 और 29 तारीख को जो है यूपी में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उनकी जो टीम रहेगी पूरे जाके ज़मीनी स्तर पे चुनावी प्रबंधन को जानेगी कि कैसे चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं और उसको लेके एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कह लीजिए जिले के जितना जिलाधिकारी हैं,
एसपी हैं, एसएसपी हैं, मंडलायुक्त हैं, कमिश्नर हैं और तमाम आला अधिकारी, विशेष सचिव, मुख्य सचिव, डीआईजी और पुलिस महकमे से लेकर तमाम महकमों के बड़े अधिकारी रहेंगे और साथ साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त रहेंगे और सरकार और जो भी सरकार के बड़े चेहरे हैं, जो भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं, वो भी उस बैठक में रहेंगे। और जिस तरीके से ये ओमिक्रॉन का मामला बढ़ रहा है, और देखिए ऐसा नहीं है कि बैठक पहली बार हो रही है, ऐसी बैठकें जो हैं अमूमन हर चुनाव के पहले होती रही और इसमें गृह मंत्रालय के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे और एक तरीके से चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है कि कैसे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, कैसे अच्छे सही ढंग से चुनाव कराया जाना चाहिए, जो सही प्रक्रिया है उसका पालन जरूर होना चाहिए, इसी बारे में प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो अविनाश, लेकिन मेरा इसी क्रम में एक सवाल है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कल केंद्र सरकार के बारे में कहा, जो ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए जो कहा, जो दिशा निर्देश जारी करने के बारे में कहा गया, उसको इस चीज से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है? तो जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, तो उसको लेके कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है चिंता जाहिर की है और जिस तरीके से कोरोना टीकाकरण पूरे देश में हुआ है मोदी जी की अगुवाई में, तो हाई कोर्ट ने इसकी तारीफ की है कि जैसे इतने बड़े देश में और इतने बड़े पैमाने पे टीकाकरण का एक अभियान छेड़ा गया और भी बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया। बताते हैं अविनाश के करीबन 140 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा के 140 करोड़ डोज के आसपास लोगों को लगाई जा चुकी है। तो मृत्युंजय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जैसे ये अपील सामने आया उसके बाद जो है सियासत भी गर्मा गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही और कहा कि चुनाव को टाल देना चाहिए सितंबर तक के लिए, और जब हालात सामान्य होंगे तो सितंबर में चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं रामगोपाल यादव का भी बयान सामने आया। रामगोपाल यादव ने कहा कि न्यायपालिका का इस मामले पे दखल देना ठीक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को देखना चाहिए। वहीं संजय राउत की बात करें तो संजय राउत ने भी निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का काम जो है न्याय को सुनिश्चित करना है। तो अविनाश, मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि जो वक्त है, जिस तरीके से देश में जो हालात बनने लगे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाए जाने लगे हैं, जश्न पर पाबंदियां लगाए जाने लगी हैं, 50% से ज़्यादा लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है सामूहिक जगहों पर, तो ऐसे हालातों में चुनाव कराए जाने चाहिए, नहीं कराए जाने चाहिए? देखिए, जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपील है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पे जो भी रैलियां हो रही हैं, जो भी रोड शो हो रहे हैं, जो भी जनसभाएं हो रही हैं, जो भी नुक्कड़ सभा हो रही है, इस पे तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री भी इसी बात को कहते आ रहे हैं। और देखिए, कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। यूपी में भी जो है आज से नाइट कर्फ्यू जो है लगाए जाने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 200 लोग, जितने भी सार्वजनिक जगहों पे शादी और तमाम जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें 200 लोगों से ज़्यादा की संख्या न जुटे, ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है, जैसे सरकार का गाइडलाइन आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर लगातार सरकार सचेत कर रही है, नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है, लेकिन सवाल यही आके फिर खड़ा हो जाता है कि क्या ऐसे समय में चुनाव कराना जायज़ है? और मृत्युंजय, चुनाव आयोग का इस बाबत कल बयान भी सामने आया है। कल देहरादून में मुख्य चुनाव आयुक्त से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम यूपी का दौरा करेंगे और वहां की ज़मीनी हकीकत जानेंगे और जिस तरीके से वहां हम एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, चुनाव के पहले की तैयारियां क्या हैं उसको जानेंगे और एक तरीके से उसके बाद जो है हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, फिर हम बता पाएंगे कि ऐसे समय में क्या होना चाहिए। और चुनाव आयोग जो 27 तारीख की बैठक बुलाई है चुनाव आयोग ने, उसमें भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं कि क्या ऐसे समय में चुनाव कराना जायज़ है या ऐसे समय में क्या होना चाहिए। तो इसको लेके भी कुछ बड़ी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं 27 तारीख वाली बैठक में। 27 तारीख की बैठक में कुछ बड़ी बातें निकल कर आ सकती हैं, उस पर हमारी खास नज़र बनी रहेगी। तो अविनाश, जिस तरह से चुनावी माहौल सज चुका है और कुछ बिन बुलाए मेहमानों की एंट्री भी यूपी विधानसभा चुनाव में होने लगी है, कई बाहर से कुछ मेहमान आने लगे हैं और खुलकर समर्थन करने लगे हैं एक दूसरे का, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हम खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, ये तक दावे किए जा रहे हैं इस चुनाव में। तो उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या राजनीतिक मायने हैं इस चीज़ के? देखिए मृत्युंजय, जिस तरीके से बिहार के जितने भी राजनीतिक और क्षेत्रीय दल हैं वो यूपी विधानसभा चुनाव में जो है अपनी किस्मत आजमाने की बात कह रहे हैं। अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जो है अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है और कहा है कि वैचारिक स्तर पर हमारा और उनका जो है सहमति है, इस नाते जो है जो मौजूदा योगी सरकार है उसको अखिलेश यादव हराने में सक्षम है, इस नाते हम जो है वहाँ पे जो है अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं।
वहीं मृत्युंजय, अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू की ओर से जो है केसी त्यागी और जो भारत सरकार में मंत्री हैं आरसीपी सिंह, वो दोनों जो है बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और उनकी कोशिश है कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन करके जो है यूपी चुनाव लड़े। बीजेपी चूंकि एक बड़ा दल है और उनकी सरकार है, तो जेडीयू की कोशिश है कि हम उनके सहयोगी के रूप में वहाँ चुनाव लड़ें। इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कमर कस ली है जेडीयू ने भी। और चाहे जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, बीते दिनों उनका यूपी का दौरा हुआ था और संगठन की तमाम गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया था। अब यूपी चुनाव चूँकि मुहाने पे है, तो अब जो है नेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तो देखिए क्या होता है। अब इस मामले में कोई अभी साफ तौर पे तस्वीर सामने उभर कर नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जरूर इसको लेके कुछ तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी चुनौती ही उतनी ही बड़ी है जितनी अखिलेश यादव के लिए। तो अविनाश, चिराग पासवान भी इस बार यूपी इलेक्शंस में खुद से चुनाव लड़ने वाले हैं, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने वाले हैं और जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, चिराग पासवान यूपी चुनाव लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि उनका जनाधार कितना है। एक जमाने में यूपी में उनकी पार्टी के 18 विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो रामविलास पासवान का जमाना था। रामविलास पासवान का दलित और शोषित समाज के बीच में एक छवि थी और वो जमीन पे काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। साधने की कोशिश हाँ बिल्कुल। देखिए, दलित और जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको साधने की कोशिश तो हर एक दल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का बयान सामने आया है कि हम यूपी चुनाव में जो है अपने दम पे जो है चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेके अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन उनका ऐलान जो है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में खलबली मचा दिया है। अगर उनकी बात की जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के परिवार में जिस तरह बीते दिनों पार्टी के अंदर अंतरकलह देखने को मिली और पार्टी दो हिस्सों में बट गई। हाँ, पार्टी दो हिस्सों में बट गई। जो उनके 6 सांसद है उसका एक धड़ा 5 सांसदों का एक धड़ा जो है अलग हो गया। तो अविनाश, अगर चिराग पासवान की बात करें तो बिहार के विधानसभा चुनावों में भी कुछ खास वो कमाल दिखा नहीं पाए थे। एक ही सीट जीत कर आए थे और इस बार यूपी में भी उसी तरह से अपने आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपने बलबूते पर इलेक्शन वो लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सीट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, या पहले से ज़्यादा प्रचंड तरीके से इस बार अपना विकराल रूप दिखाएंगे, तो वो बड़े सवाल अभी भी मुझे लगता है चिराग पासवान के सामने खड़े हैं। देखिए मृत्युंजय, अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान ने काफ़ी मेहनत की थी और 25 पूरे सूबे में 25 लाख वोट हो पाए थे और वो मात्र एक विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुए थे, जो बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट है। वहाँ से राजकुमार सिंह उनकी पार्टी की ओर से विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में भी उन्होंने भी पाला बदल लिया और नीतीश के साथ हो लिया और मौजूदा समय में नीतीश सरकार में वो मंत्री हैं। अगर आप बात कर रहे हैं चिराग पासवान की यूपी चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, तो यूपी चुनाव में ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान जिस समाज को साधने की कोशिश करें, उस समाज को साधने की कोशिश जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कर रही है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। उनके बेटे जो संतोष मांझी हैं, जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने बीते दिनों भी यूपी का दौरा किया था और अपने संगठन को मजबूत किया था और संगठन के स्तर पे कई कार्यक्रमों में भाग लिया था और कई बातें उन्होंने कहा था आने वाले विधानसभा चुनाव हम भी लड़ेंगे। वहीं अगर आप सन ऑफ मल्लाह की बात करिए, मुकेश सहनी की, तो वो भी दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भदोही से लेकर गोरखपुर तक उनकी तमाम रैलियां हो चुकी हैं। तो बिहार के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से अलग स्वरूप देखने को इस चुनाव में मिलेगा यूपी चुनाव में। इनकी साझेदारी भी इस बार यूपी इलेक्शन में काफी बड़ी आप कह रहे हैं विनाश। बिल्कुल। तो देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सहयोगी विनाश की नजर और पकड़ हर चुनावी खबर पर है। तो विनाश, अब मैं आपसे अगले क्रम में जाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वो जो राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए कि उसमें जो ट्रस्ट का घोटाला है, उन सब पर कई सवाल खड़े किए, तो उसके बारे में क्या अपडेट है विनाश? क्योंकि बहुत गंभीर आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए थे। देखिए, प्रियंका गांधी लगातार जो है योगी सरकार पे हमलावर है और राम मंदिर के मुद्दे पे अगर बात करिए तो राम मंदिर के मुद्दे पे उनका कुछ दिन पहले बयान अगर आप उठा के देखिए तो उन्होंने एक तरीके से जिस तरीके से अयोध्या के अगल बगल की ज़मीनों की खरीदारी हुई है और जिस तरीके से उसमें बड़े बड़े नेता, अफसर और राजनेताओं का नाम आ रहा है, उन्होंने इसको लेके जांच की बात कही थी और कहा था कि ये बड़ा घोटाला है। उनका कहना था 5 मिनट में ज़मीन 18 करोड़ से ज़्यादा की कैसे हो गई। तमाम उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से जो है आरोप लगाए थे और इसकी जांच की बात कही थी। प्रियंका गांधी के साथ साथ मायावती ने भी सर्वोच्च न्यायालय के
अधीन जो है इसकी जांच की बात कही थी। तो प्रियंका गांधी कई ऐसे मुद्दों को लेकर, खास करके राम मंदिर मुद्दे और हिंदुत्व के मुद्दों को भी वो एक तरीके से उस पर भी पैंठ जमाने की कोशिश कर रही है। तो ये प्रियंका गांधी की रणनीति का हिस्सा है। प्रियंका गांधी खास करके जो है महिलाओं के मुद्दे पे तो यूपी की राजनीति में आगे बढ़ी रही हैं, और जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर वो आगे बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने उठाया, उनके साथ जो है कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी, दोनों लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी इन्हीं मुद्दों के सहारे, मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुत्व का तड़का लग चुका है, और इसमें प्रियंका गांधी भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती हैं। उनको भी लगता है कि जो भी मुद्दे हैं इनको जनता के बीच में लाया जाए, और जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं या जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास समिति जो है, उसके जितने भी बड़े चेहरे हैं उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से अविनाश मुझे याद है, उन्होंने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि जब ये जो ट्रस्ट है ये बनाया ही सुप्रीम कोर्ट की सर्विलेंस में गया था, तो इसके बारे में जो विवाद हुआ है उसकी जांच जिला अधिकारी के स्तर पर क्यों हो रही है? हाँ, उसकी जांच भी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर क्यों नहीं कराई जा रही? क्यों नहीं? उन्होंने कई सवाल उठाए, और देखिए कह लीजिए लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, अगर मैं कहूं तो बीते एक दो सालों से वो लगातार जनता के मुद्दों को लेके और हर एक समाज के बीच में जा रही हैं। वो दलित बस्ती में जाती हैं, महिलाओं के मुद्दे को लेके आगे रहती हैं, सरकार को घेरने का कोई अवसर वो नहीं गंवाना चाहती। बिल्कुल। और अब तो चुनाव, और बल्कि अपना बिल्कुल जो चुनावी वनवास है वो भी खत्म करने की तैयारी में। हाँ, 32 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है जी, तो उनकी कोशिश होगी कि इस चुनाव में उनका राजनीतिक वनवास जो है खत्म आएगा। तो खैर जांच का विषय है, जो भी बातें निकल के सामने आएंगी। लेकिन अविनाश, चुनाव है और स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी। तो क्या ऐसे माहौल में जब ओमिक्रॉन वायरस का जो तीसरा एक नया वेरिएंट आया है और ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कारण बनेगा थर्ड वेव का, तो ऐसे वक्त में चुनाव कराना और चुनावों की तैयारियां ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल चलती नजर आ रही हैं। मृत्युंजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव कराना कितना मुमकिन है और कितना जायज़ है, ये दोनों बहुत अहम सवाल हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री भी इसी बात को कहते आ रहे हैं। और ये बहुत आपका काबिले गौर सवाल है कि जिस तरीके से बिहार और बंगाल चुनाव में देखने को मिला, अगर आप बंगाल चुनाव के दिनों को याद करिए तो बंगाल का जो अंतिम चरण का चुनाव था वो कोरोना की दूसरी लहर की भेंट चढ़ गया। और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी 7 से 8 चरणों में होते हैं। 7 से 8 चरणों में लंबा समय लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव पूरे होने में, लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाता है जी। तो ऐसे वक्त में बड़ी बड़ी चुनावी रैली का होना, फिर लोग वोट डालने जाएंगे, बहुत बड़ी भीड़ जाएगी वोट डालने, बूथ पर जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे मुद्दे पर हम आप चर्चा कर रहे हैं और बहुत बेहतर विषय पे आपने सवाल उठाया है। तो बात है जहाँ तक चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग कई चरणों में चुनाव कराएगा यूपी में। यूपी एक बड़ा सूबा है। अगर यूपी में बात किया जाए तो यूपी में इस बार जो भी मेरे भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में जो है 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन फिर बात वहीं घुमा फिरा के आ जाती है कि ऐसे समय में चुनाव कराना कितना जायज़ है। इसको लेके जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का बयान सामने आया, फिर इलेक्शन कमीशन ने 27 तारीख को बैठक भी बुलाई है, तो अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 27 तारीख वाली बैठक में कुछ बातें छन कर आ सकती हैं। इस संबंध में निर्वाचन आयोग भारत सरकार के साथ मिल बैठकर जो है किसी अंतिम नतीजे पे पहुंच सकता है कि ऐसे समय में चुनाव कराना कितना जायज़ है और कितना मुमकिन है। तो अगर जैसे आंकड़े हैं, जो आंकड़े बताते हैं करीबन 3 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस अभी भी कोरोना के भारत में मौजूद हैं, 500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं, तो ये बहुत भयावह स्थिति ले सकता है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कहना है कि फरवरी में ये पीक पर रहने वाला है और मार्च तक ये पीक पर रहेगा और उसके बाद भी इसका पीक डाउन होगा। तो ये वही वक्त है जब चुनाव होते हैं और या फिर वोट डाले जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मृत्युंजय आपका। जिस तरीके से ओमिक्रॉन का मामला बढ़ता जा रहा है, वैसे समय में चुनाव आयोग इस बाबत क्या फैसला लेता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, शेखर कुमार यादव की जो खंडपीठ ने कहा है कि अगर चुनाव होता भी है तो हम जो है सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचे, टेलीविज़न के जरिए पहुँचे, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता तक अपनी बात को पहुँचाएं। तो कहीं ना कहीं बिहार और बंगाल विधानसभा के चुनाव में
और उस समय भी प्रचार जो है सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए हुआ था। अगर आप याद करिए तो नीतीश कुमार ने भी काफ़ी सोशल मीडिया का बेहतर प्रबंधन किया था और कई रैलियों को और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है उन्होंने अपनी वर्चुअल रैलीज की थी। उसको लेकर क्या बड़े फैसले किए जाते हैं ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा मृत्युंजय। शुक्रिया अविनाश। तो ये था आज की हमारी बड़ी 5 चुनावी खबरों का एनालिसिस। ऐसी ही बड़ी 5 चुनावी खबरों के एनालिसिस के लिए देखते रहिए चुनावी खबरों का पंचनामा सिर्फ समाचार प्लस पर। नमस्कार।